नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को यहाँ शेयर किया गया है। जैसे देश के मामले में जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे राज्य के मामले में ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो जीएसडीपी के मामले में अगर देखें तो बिहार ने 2020-21 में 2.5% की वृद्धि दर्ज की और यह कोविड-19 के कारण लगने वाले लॉकडाउन के प्रभावों के बावजूद हुआ। इस दृष्टि से अगर देखें तो बिहार का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कहीं अच्छा रहा, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई। बिहार की अर्थव्यवस्था में विकास हुआ। 2020-21 में बिहार का जीएसडीपी करेंट प्राइस पर 618.63 हजार करोड़ रुपये रहा और कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य पर 419.88 हजार करोड़ रहा। तो स्थिर मूल्य के लिए जो साल चुना जाता है वह है 2011 और 12 का। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पर कैपिटा जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पर 34,314 रुपये रहा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, इसे आप याद रख सकते हैं। 34,314 रुपये और जीएसडीपी की जो वृद्धि दर रही वह 2.5% रही। यह भी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार के इस विकास में किस सेक्टर ने कितनी भूमिका निभाई। तो दो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं। एक है लाइव स्टॉक सेक्टर यानी पशुपालन सेक्टर, इसने 11.9% की विकास दर दर्ज की और वित्तीय सेवाओं का क्षेत्रक इसने भी 11.9% की वृद्धि दर्ज की। अन्य दूसरे जो क्षेत्र थे वे रहे यातायात, संग्रहण, संचार और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं का क्षेत्र, EGWUS क्षेत्र यानी बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं का क्षेत्र, इसके अलावा रेलवे और सड़क परिवहन। अगर यहाँ पर हम देखें प्राथमिक क्षेत्रक में सर्वाधिक विकास दर पशुपालन क्षेत्र ने दर्ज की और द्वितीयक क्षेत्रों में EGWUS ने सर्वाधिक दर्ज की 5.41%। और अगर तृतीयक क्षेत्र में देखें तो वित्तीय सेवाओं ने सर्वाधिक विकास दर दर्ज की और उनसे कम रहा CNSRB क्षेत्र अर्थात कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र ने। इसके अलावा एक और क्षेत्र है 11.2% रेलवे ने, यानी वित्त सेवा से थोड़ा सा कम रेलवे और रेलवे से कम संचार और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं का क्षेत्र। अब हम लोग देखते हैं जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का शेयर। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला क्षेत्र है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, वन और मत्स्य पालन, फसल उत्पादन, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, खनन इत्यादि आते हैं। द्वितीय क्षेत्रक में आता है विनिर्माण, EGWS, कंस्ट्रक्शन और तृतीय क्षेत्र में जो विभिन्न तरह की सेवाएं हैं वो आती हैं, जैसे व्यापार, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वित्तीय सेवाएं, जन सेवाएं इत्यादि। अब हम लोग देखते हैं कि किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की इन 4-5 सालों में, 2016-17 और 2020-21 के दरम्यान। तो तृतीय क्षेत्रक ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की, वह है 8.5% की। और यहाँ पर एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वह क्या हो रहा है, धीरे धीरे लगातार घटता जा रहा है। सेकेंडरी क्षेत्र का भी थोड़ा सा घटा है, लेकिन टर्शियरी क्षेत्र में
अच्छी खासी वृद्धि हुई है। यहाँ पर आप यह ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि 19.2% प्राथमिक क्षेत्र का है और टर्सरी क्षेत्र का 61.2% है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की, तो वह है तृतीयक क्षेत्रक ने, और 61.2% है वह है जीएसडीपी का, और प्राथमिक क्षेत्रक है 19.2%। अब हम लोग देखते हैं पर कैपिटा जीडीपी। जैसे जीडीपी होता है राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए जीएसडीपी होता है, वैसे जिले के लिए जीडीपी होता है, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसके मामले में अगर देखें तो सर्वाधिक जीडीपी पटना जिले का रहा और सबसे कम शिवहर जिले का रहा। पटना का 1.31 लाख रुपये रहा, और इस दृष्टि से देखें तो पटना शिवहर से, यानी जो सबसे अधिक है वो सबसे कम वाले से 7 गुना अधिक रहा। यहाँ पे आप देखें पर कैपिटा इनकम जो है वह पूरे बिहार में पटना का सर्वाधिक रहा और दूसरे नंबर पर रहा बेगूसराय जिला, और नीचे से सबसे कम रहा शिवहर का और उससे थोड़ा अधिक रहा अररिया का। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को अलग अलग करके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना कम ही है, और इस मामले में भी पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इस सब के लिए भी कम महत्वपूर्ण है। स्मॉल सेविंग के मामले में आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक जो है वह पटना में रहा और दूसरे नंबर पर सारण जिला रहा और सबसे कम अररिया में रहा। तो बिहार में अब महंगाई दर के बारे में अगर हम देखें तो कुल महंगाई दर रही 3.1%, जो ग्रामीण महंगाई दर रही वो 2.8%, इन्फ्लेशन रहा, मुद्रास्फीति 2.8% और अर्बन यानी शहरी 4.9% रहा। ग्रामीण जो है वह ग्रामीण भारत से कम रहा, लेकिन जो बिहार का शहरी क्षेत्र रहा वहाँ पे मुद्रास्फीति भारत के शहरी क्षेत्र से अधिक रहा। खर्च के मामले में अगर देखें तो कुल खर्च बिहार सरकार ने 13.4% की इसमें वृद्धि की, और राजस्व खर्च जो रहा वह पूंजीगत खर्च से अधिक रहा, और राजस्व प्राप्तियां भी जो रही वह पूंजीगत प्राप्तियां से अधिक रही। तो एक चीज जान लेते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वह रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वह होता है वन टाइम होता है, एक बार खर्च किया जाता है और वो पूरे समय के लिए वह हो जाता है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को जान लेते हैं जो परीक्षा में आमतौर पर पूछा जाता है, वह है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं उसमें टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर राजस्व और गैर कर राजस्व को शामिल किया जाता है। कर राजस्व में आप विभिन्न प्रकार के जो कर हैं वो शामिल होते हैं, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में बहुत सारी जो सेवाएं सरकार प्रदान करती है उनके माध्यम से फीस इत्यादि जो प्राप्त होती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। कैपिटल रिसीट पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं वो लोन की रिकवरी से प्राप्त धन, अन्य रिसीट और बोरोविंग उधारी और अन्य देयताएं शामिल की जाती है इसमें। इस तरह से कुल रिसीट जो हुआ वह हो जाता है रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। कुल खर्च जो है वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब यहाँ पर जो परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता रहा है वो रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। जब खर्च जो है वह कमाई से अधिक हो जाए तो वो घाटा होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट वही है, राजस्व घाटा वही है कि राजस्व का जो खर्च है वह राजस्व आय से, राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो गया है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त करने के लिए राजस्व घाटा में ग्रांटिंग एड, वैसे ग्रांटिंग एड को घटा दिया जाता है जिससे कि कैपिटल एसेट का निर्माण किया गया, पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण किया गया हो तो उसको घटा दिया जाता है। क्योंकि हम अभी देख चुके हैं कि रेवेन्यू के जो रिसीट होते हैं और एक्सपेंडिचर होते हैं वो कैसे होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं। कैपिटल एसेट में जो निर्माण करने में जो खर्च हुआ तो वन टाइम हो गया, तो निश्चित रूप से प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए ऐसे ग्रांटिंग एड को घटाना पड़ेगा रेवेन्यू डेफिसिट में। फिर फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाता है, इसके लिए क्या किया जाता है, कुल खर्च में से रेवेन्यू रिसीट और रिकवरी ऑफ लोन एंड अन्य रिसीट्स को घटा दिया जाता है। एक तरह से आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट को निकालने के लिए जो रेवेन्यू डेफिसिट है, कैपिटल डेफिसिट है, उनको दोनों उसके साथ बोरोविंग्स एंड अन्य लायबिलिटीज को भी कैलकुलेट कर लिया जाता है। प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा के लिए क्या करते हैं, फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट के पेमेंट, उस साल के जो
इंटरेस्ट पिछले साल के लिए जिस साल के लिए हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल के लिए जब इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है उस पेमेंट को घटा दिया जाता है इस फिजिकल डेफिसिट में, तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। अब एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में 2.1% की वृद्धि दर रही है और इसमें जिन जो क्षेत्रों ने सर्वाधिक योगदान दिया है उसमें है लाइव स्टॉक, पशुपालन और मत्स्य पालन। 10% और 7% यहाँ पे ग्रोथ रेट रहा है इनका। इन सेक्टर्स का योगदान स्टेट के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में 19% रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि बिहार ने 2012 से अब तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कृषि कर्मण पुरस्कार कृषि उत्पादन में अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। बिहार सरकार ने सस्टेनेबल फार्मिंग, सतत कृषि को विकास के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं और ये सारे जो प्रयास हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत चलाए जा रहे हैं। इसके लिए बिहार सरकार 13 जिलों में ऑर्गेनिक जैविक कॉरिडोर का निर्माण कर रही है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कितने जिलों में बिहार सरकार ऑर्गेनिक कॉरिडोर का निर्माण कर रही है? तो 13 जिले हैं। बिहान ऐप यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है। इस ऐप का निर्माण डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, कृषि विभाग ने किया। यह एक मोबाइल ऐप है और इसके माध्यम से डिजिटल फार्मर सर्विसेज, डिजिटल कृषि सेवाएं, किसान को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अभी हालांकि यह किसानों को नहीं उपलब्ध कराया गया है, अभी ये बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारियों, कृषि विभाग के अधिकारियों, इनके लिए अभी प्रयोग में लाया जा रहा है। लेकिन सरकार की आगे योजना है कि इसे किसानों के लिए भी उपलब्ध कराया जाए। इस ऐप के निर्माण में तकनीकी सहयोग बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया है। यह ऐप डिजिटल विंडो होगा, एक वन स्टॉप डिजिटल विंडो होगा। डिजिटल एप्लीकेशन, सभी प्रकार के डिजिटल एप्लीकेशन जो एग्रीकल्चर में लागू किए जाएंगे उनके लिए सभी प्रकार की इसमें जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं क्रॉप्ड एंड इरिगेटेड एरिया, जो फसल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 2019-20 में जो कुल सकल क्रॉप्ड एरिया था, किस फसली क्षेत्र था, वह 72.97 लाख हेक्टेयर था और यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी 144% थी। अगर सिंचाई का क्षेत्र के बारे में देखें तो 54.34 लाख, यानी 72.97 लाख हेक्टेयर में फसल उगाई गई और सिंचाई की सुविधाएं जहां पर उपलब्ध थी वो था 54.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और इसके लिए बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली कैंपेन के तहत 1.21 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का निर्माण किया है। यहाँ पे जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, ये एक पाई चार्ट देख रहे हैं, इसमें बताया गया है कि फॉरेस्ट 6.6% क्षेत्र में वन है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि यह जानकारी जो है वह त्रुटिपूर्ण है। फॉरेस्ट के अंतर्गत, वन के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वो मुख्यतः 3 जिलों में केंद्रित है, कैमूर, जमुई और नवादा। ये बिहार के कुल 43.4% वन क्षेत्र को कवर करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, हम लोग जानते हैं कि बिहार भारत का तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और यहाँ का जनघनत्व 1106 है और इस दृष्टि से यह भारत का सर्वाधिक सघन रूप से
आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो अन्न उपजाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले चावल के बारे में जानते हैं। चावल बिहार का मुख्य खाद्यान्न है और यह खरीफ का फसल है और इसके जो अग्रणी उत्पादक जिले हैं उसमें पहला स्थान आता है रोहतास का, उसके बाद औरंगाबाद का। यहाँ पे आप रोहतास याद रख सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर पश्चिमी चंपारण है। रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण। उत्पादकता की दृष्टि से देखें, यह तो कुल उत्पादन की दृष्टि से था रोहतास, उत्पादकता की दृष्टि से एक नंबर पर है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बेहतर उत्पादन के कई कारण हैं। बिहार सरकार ने कई सारे तकनीकी प्रयास किए हैं। उनमें श्री सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यह एब्रीविएशन याद रख लेंगे आप। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जीरो टिलेज मेथड भी सरकार ने अपनाया है। इसके अलावा सरकार ने कम अवधि के और सूखा रेजिस्टेंस, सूखा प्रतिरोधी चावल की वेराइटीज को भी बढ़ावा दिया है। अब गेहूं के बारे में जान लेते हैं। तो गेहूं का जो अग्रणी उत्पादक जिला है वह है रोहतास, और लेकिन उत्पादकता की दृष्टि से देखें तो बेगूसराय सर्वाधिक। लेकिन गेहूं के मामले में कई जिलों में गेहूं का उत्पादन घटा है और इसका कारण है कि खेतों का कम मशीनीकरण, सीड रिप्लेसमेंट की दर जो है वो कम होना और गेहूं के खेतों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाना। अब हम लोग मक्का के बारे में जान लेते हैं। तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में कटिहार में होता है और सबसे बेहतरीन उत्पादक जिला अररिया है। दाल के मामले में सर्वाधिक उत्पादन पटना में होता है, दूसरे नंबर पर नालंदा और औरंगाबाद है तीसरे नंबर पर। लेकिन जो सर्वाधिक प्रोडक्टिव है, जहाँ की सबसे पर हेक्टेयर अधिक उत्पादन होता है, वह है जहानाबाद। इसी तरह गन्ना के मामला में हम देखें तो सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण में, फिर गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में होता है। मुख्यमंत्री गन्ना विकास प्रोग्राम के तहत किसानों को सब्सिडाइज्ड सर्टिफाइड बीज प्रदान किए जाते हैं और यह पंचायतों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। फलों के मामले में हम लोग देखें तो बिहार में सर्वाधिक उत्पादन बनाना का होता है, केला का होता है, उसके बाद आम और अमरूद का होता है। चौथे नंबर पर लीची है। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप याद रखें क्योंकि कई लोग लीची और आम पे टिक लगा देते हैं। लेकिन पहला स्थान केला का है, दूसरे स्थान पर आम और तीसरे स्थान पर अमरूद है। लीची चौथे स्थान पर है। उद्योग के मामले में हम देखें तो यहाँ पर जो 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग है वह है एक एथेनॉल का, वह भी कृषि से जुड़ा हुआ है। दूसरा है फूड प्रोसेसिंग, वह भी कृषि से जुड़ा हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण। और तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा। बिहार सरकार ने उद्योग और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कई सारी नीतियां अपनाई हैं। जैसे स्टार्टअप पॉलिसी कब लाई है तो 2017 में। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी कब लाई, तो वह है 2017 में। इसके लिए बिहार सरकार ने स्टार्टअप फंड ट्रस्ट की भी स्थापना की है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। युवा उद्यमी योजना युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। और मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स EBC उद्यमी योजना इस विशेष वर्ग के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। 2016-17 से लेकर 2020-21 के बीच में खनिजों से जो राजस्व संकलन है उसमें 172% की वृद्धि हुई है। 172% की वृद्धि बहुत ही बड़ी वृद्धि होती है, ये खनिजों से हुई है। आगे देखते हैं एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। तो बिहार सरकार ने एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति 2021 में लागू की है। कब लागू की है तो 2021 में। परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत एथेनॉल के लिए जो सभी तरह के फीड स्टॉक हैं जिन्हें की नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स या नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अलाउ किया है, उन सब का उत्पादन किया जा सकता है। और ग्रीनफील्ड एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना को वित्तीय संवर्धन प्रदान किया जा रहा है इसके अंतर्गत। और इससे लाभ यह होगा कि किसानों की उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी, जो इन उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा। सरकार इसके अंतर्गत प्लांट के और मशीनरी के कॉस्ट का मूल्य का 15% तक सब्सिडी देती है।
15% सब्सिडी देती है और 5 करोड़ तक यह मैक्सिमम सब्सिडी हो सकती है। कुछ खास इन्वेस्टर्स के मामले में यह 15.75% तक हो सकता है और मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वह 5.25 करोड़ होगा। तो इथेनॉल के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H6O या CH3CH2OH। इसे एथेनॉल के अलावा इथाइल अल्कोहल और ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि यह अन्न से प्राप्त किया जाता है। इसे 2 प्रकार से इसके कच्चे माल प्राप्त किए जाते हैं। एक तो शुगर क्रॉप्स यानी चीनी वाले क्रॉप्स जो है यानी चुकंदर और गन्ना से, और ग्रेन क्रॉप्स यानी अनाज वाले क्रॉप्स जैसे मक्का से। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इन उत्पादों का बाद में फर्मेंटेशन किया जाता है और इसी से फिर एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह स्कीम या पॉलिसी कब लाई गई है, तो 2021 में लाई गई है। इसका फार्मूला क्या होता है यह आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि एथेनॉल के लिए किन किन फसलों का उपयोग किया जा सकता है, कच्चा माल कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, और 5 करोड़ तक यहाँ सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब हम लोग देखते हैं श्रम, रोजगार और कौशल के क्षेत्र में। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो महिलाओं और पुरुषों का बिहार में सबसे कम है। सबसे कम है महिला और पुरुष का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। बिहार में डिपेंडेंसी रेशियो भी बहुत ही हाई हो गया है, बहुत अधिक हो गया है, 62% हो गया है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो कुल प्रजनन दर है वह बहुत ही उच्च है, जिससे कि आबादी का 46% बच्चे ही हैं। तो निश्चित रूप से जब 46% बच्चे ही होंगे तो निर्भर रहने वाली जनसंख्या का अनुपात बहुत ही ऊंचा होगा। इसके अलावा यहाँ पर बेरोजगारी दर जो है शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र से अधिक है। कैजुअल मेल वर्कर जो है वह 30.8% है और कैजुअल फीमेल वर्कर जो है वह 36.3% है, जबकि ऑल इंडिया एवरेज जो है वह 21.9% ही है। तो परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि डिपेंडेंसी रेशियो कितना है, तो 62% है डिपेंडेंसी रेशियो। और इसके अलावा आबादी का कितना प्रतिशत बच्चे हैं, तो 46% बच्चे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी शहरी क्षेत्र की अपेक्षा कम है। अब हम लोग आते हैं अवसंरचना और संचार क्षेत्र के विषय में देखते हैं। पेंडेमिक के दरमियान भी, महामारी के दौरान भी, जबकि अधिकांश राज्यों में ग्रोथ रेट निगेटिव में रहा, बिहार का पूरे भारत में सर्वाधिक रहा 10.3%। 10.3% दर से बिहार ने सर्वाधिक विकास दर दर्ज की। बिहार में रोड या सड़क का घनत्व जो है वह सर्वाधिक अधिक है। तीसरे नंबर पर है यह 3086 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है। सर्वाधिक केरला में है, माफ करेंगे, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। बिहार में सड़क घनत्व प्रत्येक 100 स्क्वायर किलोमीटर पर 3086 किलोमीटर है और यह पूरे भारत में तीसरा स्थान रखता है। इस मामले में पहले स्थान पर केरल और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। एक महत्वपूर्ण जानकारी और यह भी है कि 2020 ईस्वी में परिवहन विभाग ने एक अवार्ड जीता और वह अवार्ड था इनोवेशंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के दौरान शहरी परिवहन में नवोन्मेष, इसके लिए 2020 में परिवहन विभाग को अवार्ड मिला था। और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार में 4 नगरों को चुना गया था। सबसे पहले भागलपुर को चुना गया पहले फेज में, उसके बाद पटना, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर भी चुने गए। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने सर्वाधिक ग्रोथ रेट दर्ज किया, तो वह बिहार है 10.3%। सड़क
घनत्व के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने नगर शामिल किए गए हैं? तो 4 नगर शामिल किए गए हैं। और इनोवेशंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19 किस राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मिला? तो बिहार के। ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में हम देखें तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 350 किलोवाट आवर है और पिछले 6 साल में इसमें 72.4% की वृद्धि हुई है। एग्रीगेट कंजम्पशन जो है वह भी बढ़ा है, 45% में वृद्धि हुई है। बिहार में 2 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। परीक्षा में पूछा जा सकता है कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं? तो 2 हैं, NBPDCL और SBPDCL। और प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है? 350 किलोवाट आवर। अब बैंकिंग क्षेत्र और अन्य सहायक क्षेत्रों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार में कुल अगर ब्रांचों की संख्या अगर देखें तो बहुत ही कम है, इसकी जनसंख्या के अनुपात में 8.6% ही है। इससे यह पता चलता है कि लोग जो है वो बैंक के ब्रांचों पर बहुत अधिक निर्भर हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अन्य राज्यों की तुलना में। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के मामले में, ब्रांचों के मामले में अगर देखें तो बिहार में पिछले 14 सालों में थोड़ी सी कमी हुई है, यानी ब्रांचों की संख्या क्या हुई? थोड़ी घटी है, 5% से 4.9% हुई है। मानव विकास के क्षेत्र में अगर देखें तो सामाजिक सेवाओं पर जो खर्च है वह 2015-16 से 2020-21 में 10% के लगभग बढ़ा है, 34.4% से 44% हुआ है। और बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वह 29 है, प्रत्येक 1000 जीवित जन्म पर 29 है। यह राष्ट्रीय जो आंकड़ा है उससे कम है, राष्ट्रीय आंकड़ा कितना है? 30 है। एक चीज और है जो याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दिसंबर 2021 तक, किस महीने तक? तो दिसंबर 2021 तक बिहार में 10 करोड़ से अधिक लोगों को, 10 करोड़ लोगों को टीका दे दिया गया था। कौन सा टीका? तो कोविड टीका। अब साक्षरता के मामले में देखते हैं तो साक्षरता के मामले में अगर हम देखें तो बिहार में 2011 की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता है 61.8%, कुल महिलाओं की 51.5% और पुरुषों का है 71.2%। ये तीनों आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। 71, 51, 61, 71, 51, 61, 51 उससे 10 है बीच में 61 और उधर उससे 10 से ज़्यादा पुरुषों का 71। इतना भी याद रखें तो परीक्षा में काम चल सकता है। भारत के मामले में अगर देखें तो औसत है 73 और महिलाओं का है 64.6 और पुरुषों का है 80.9। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और इस तरह से जो 2001 से 2011 के बीच में बिहार की साक्षरता में वृद्धि 17.9% बिंदु हुआ, जबकि पूरे भारत के संदर्भ में यह 10.9% बिंदु ही रहा। यह 10 की वृद्धि 1961 से लेकर अभी तक की सर्वाधिक बड़ी 10 की वृद्धि रही और सभी राज्यों से अधिक बड़ी रही। जेंडर गैप भी देख लें तो जेंडर गैप, ऑल इंडिया जेंडर गैप है 16.9 और बिहार का जेंडर गैप है 19.7। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज लिटरेसी देख लेते हैं। जिलावार साक्षरता दर, तो ग्रामीण के मामले में सर्वाधिक है रोहतास और सबसे कम है पूर्णिया। शहरी के मामले में सर्वाधिक कैमूर और सबसे कम है शिवहर।
पुरुषों के मामले में सर्वाधिक है रोहतास, सबसे कम है पूर्णिया। महिलाओं के मामले में सर्वाधिक है रोहतास और सबसे कम है सहरसा। और ओवरऑल देखें समग्र तो सर्वाधिक है रोहतास और सबसे कम है पूर्णिया। तो रोहतास कई मामलों में नंबर 1 पर है, पुरुषों के मामलों में सबसे बेहतर है, महिलाओं के मामले में सबसे बेहतर है, समग्र के मामले में सबसे बेहतर है और ग्रामीण के मामले में सर्वाधिक है। और शहरी में भी उसका पड़ोसी कैमूर जो है वह सर्वाधिक है। और जो पिछड़े हुए हैं उनमें पूर्णिया ग्रामीण में सबसे पिछड़ा, पुरुषों में सबसे पिछड़ा और समग्र में सबसे पिछड़ा हुआ है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको आप याद कर लेंगे। रेड में जो भी लिखा हुआ है उसे आप याद कर लेंगे। कितना प्रतिशत कौन है यह परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको याद करना है तो इस टेबल को देखें और इसे याद कर लें, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है। बाल विकास, बाल विकास की दृष्टि से देखें तो 0 से 18% की जो कुल बाल आबादी है वह बिहार की कुल आबादी का 42% है और यह भारत की कुल बाल आबादी का 12% है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिहार की जनसंख्या का 42% बच्चे हैं और भारत की सारे बच्चों के 12% जो है वह बिहार में है। इस दृष्टि से अगर देखें तो बिहार का हर एक 5वां व्यक्ति जो है वह क्या है, एक किशोर है। अब हम लोग जान लेते हैं बाल विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पीएम पोषण के बारे में। पीएम पोषण शक्ति निर्माण, इसका पूरा नाम है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। यह MDMS मिड डे मील स्कीम का रूपांतरित और विस्तृत वर्जन है। इसका नामकरण सितंबर 2021 में किया गया है। बिहार में कब चाइल्ड बजटिंग की शुरुआत हुई, तो 2013-14 में। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। और उसके बाद से पिछले 7 सालों में लगातार बच्चों के मामलों में खर्च में वृद्धि हुई है। ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल और शौचालय के विषय में अगर हम देखें तो बिहार के 90% स्कूलों में यह सुविधा अब प्रदान कर दी गई है। ई-लॉट्स क्या है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ई-लॉट्स जो है वह एक डिजिटल पोर्टल है। यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए सीखने के संबंधी सामग्रियां मौजूद हैं। इसका फुल फॉर्म है ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसका उद्देश्य है कि लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना, उनके रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देना, जिससे कि बाल भ्रूण हत्या रुके और लैंगिक असमानता कम हो। इसके लिए सरकार 2000 रुपये जन्म पर और 1000 रुपये जन्म के 1 साल बाद प्रदान करती है बच्चे को। लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, यह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र की एक योजना है। इसके तहत पेंशन प्रदान किया जाता है। कन्या विवाह योजना के तहत कन्या के अकाउंट में सरकार 5000 रुपये प्रदान करती है उसके विवाह के समय। इसका उद्देश्य होता है कि लड़कियों की सही उम्र पर ही विवाह हो, जिससे कि बाल विवाह रुके, विवाह का रजिस्ट्रेशन हो और लड़कियों की शिक्षा को भी बढ़ावा मिले। इसके लिए जो योग्य परिवार हैं उनकी आय 60,000 रुपये सालाना से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत घरेलू हिंसा, व्यापार इत्यादि से प्रभावित महिलाओं को सामाजिक मनोवैज्ञानिक मदद और कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। और इसके लिए प्रोटेक्शन होम, लघु अवधि के घर, पालना घर यानी क्रेश, सेल्फ हेल्प ग्रुप इत्यादि की स्थापना की गई है। हेल्पलाइन की भी स्थापना की जाती है। महिला उद्यमियों के लिए सामाजिक स्कीम की भी सरकार ने स्थापना की है। इसके लिए सरकार
प्रोजेक्ट के कॉस्ट का 50% वहन करती है। इतना ही नहीं, 5 लाख रुपये तक का मैक्सिमम ग्रांट भी मिल सकता है और 5 लाख रुपये का इंटरेस्ट फ्री लोन, ब्याज रहित लोन भी मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इंटरमीडिएट के बाद 25,000 रुपये प्रदान करती है और ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रुपये प्रदान करती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरमीडिएट के बाद 25,000 रुपये देती है और ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रुपये देती है। अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो राजगीर में 26 मार्च 2021 को नेचर सफारी की स्थापना की गई है। राजगीर में पहले से ही जू सफारी मौजूद है और यह राजगीर जू सफारी बिहार का पहला जू सफारी है। इंद्रवज्र नाम से एक मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है। यह बिजली गिरने से संबंधित पूर्व सूचना प्रदान करता है और पूरे समुदाय को विभिन्न माध्यमों से 40 मिनट के अंदर यह सूचना प्रदान कर देता है और 20 किलोमीटर के क्षेत्र में होने वाले किसी भी ठनका या बिजली गिरने की घटना की सूचना यह प्रदान करता है 40 मिनट पहले, घटना होने के 40 मिनट पहले ही। तो इंद्रवज्र क्या है यह आप याद रखेंगे। जू सफारी कहाँ है? राजगीर में है, यह याद रखेंगे। और नेचर सफारी कहाँ पर उद्घाटन किया गया? राजगीर में, यह भी याद रखेंगे। मिशन 5 करोड़ क्या है? मिशन 5 करोड़ के तहत राज्य सरकार 2021-22 में 5 करोड़ पौधों का रोपण करेगी और यह जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत किया जाएगा। कलरव, यह भी बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। कलरव बिहार सरकार के द्वारा जमुई डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ आयोजित किया गया था? जमुई डिस्ट्रिक्ट में जनवरी 2021 में आयोजित पहला राज्य पक्षी महोत्सव था और इसका आयोजन किया गया नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में, जो कि झाझा जमुई में स्थित है। नागी नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? झाझा में। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं वन और ट्री कवर के बारे में। तो बिहार के कुल क्षेत्रफल में से 9,722 स्क्वायर किलोमीटर जो हिस्सा है वहां पर जंगल और ट्री कवर है और इस मामले में सर्वाधिक अग्रणी जिला है कैमूर, उसके बाद पश्चिमी चंपारण और फिर रोहतास। यह याद रखेंगे, कैमूर 1 नंबर पर है जहां सर्वाधिक वन क्षेत्र है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण और फिर रोहतास। और इस दृष्टि से देखें तो 2020-21 के आंकड़ों के हिसाब से, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 10.3% क्षेत्र पर, बिहार के 10.3% क्षेत्र पर फॉरेस्ट और ट्री कवर मौजूद है। अब थोड़ा यह जान लेते हैं कि ट्री कवर का कैसे निर्धारण किया जाता है। तो पेड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे क्राउन डेंसिटी कहते हैं। अगर वह 10% से अधिक हो और ऐसे पेड़ों का क्षेत्र 1 हेक्टेयर या उससे बड़ा हो तो उसे फॉरेस्ट कवरेज मान लिया जाता है, भले ही उस क्षेत्र का लीगल स्टेटस कुछ भी हो। यहाँ परीक्षा में जो पूछा जा सकता है वह यह आंकड़ा है 9722 स्क्वायर किलोमीटर। कैमूर सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला क्षेत्र और 10.3% क्षेत्र पर फॉरेस्ट और ट्री कवर है। अब हम लोग देखते हैं कि इस ट्री कवर में से ओपन फॉरेस्ट जो है वह 51% है, जो बहुत घना वन क्षेत्र है वह केवल 4% है और जो मध्यम घना क्षेत्र है वह है 45%। तो क्राउन या कैनोपी यानी पेड़ का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वह अगर 10-70% अधिक घना हो तो उसे वेरी डेंस फॉरेस्ट माना जाता है। अगर 40 से 70% हो तो मॉडरेटली डेंस, मध्यम घना और खुला वन माना जाता है अगर क्राउन डेंसिटी जो है वह 10 से 40% ही हो तब। वेटलैंड, बिहार में स्टेट वेटलैंड बोर्ड की स्थापना 2020 में की गई है। कब की गई? 2020 में।
और बिहार के एक महत्वपूर्ण कांवड़ ताल वेटलैंड को, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में परीक्षा में पूछा जा सकता है, रामसर साइट के रूप में इसे शामिल किया गया। 38वां रामसर साइट है और इस तरह से इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल गई है वेटलैंड के रूप में। तो कौन सा वेटलैंड है? कांवड़ ताल वेटलैंड। और कहाँ पर है? बेगूसराय में। परीक्षा में पूछा जा सकता है। और रामसर साइट के बारे में आप जानते हैं पहले से ही कि रामसर साइट जो है वह के रूप में जब रिकॉग्निशन मिलता है तो उस क्षेत्र को वेटलैंड के रूप में, आर्द्र भूमि के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है। अब अगली जानकारी हम लोग देखते हैं कि नागिनट्टी बर्ड सेंचुरी अभी हम लोग ने पढ़ाई है, झाझा जमुई डिस्ट्रिक्ट में है और यहीं पर पहले राज्य बर्ड फेस्टिवल कलरव का आयोजन किया गया था। अब हम लोग बिहार के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जान लेते हैं। तो वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य जो है वह कहाँ पर है? बेतिया, पश्चिमी चंपारण में है। भीम बांध, परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। भीम बांध, भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में है। उदयपुर, उदयपुर कहाँ है? उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बेतिया, पश्चिमी चंपारण में है। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कैमूर और रोहतास में है। यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ा है वह है कैमूर, यह सबसे बड़ा है, यह लार्जेस्ट है। और सबसे जो छोटा है वह है स्मॉलेस्ट है उदयपुर, जो कि बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। अब कुछ अन्य जानकारियों से हम लोग रूबरू हो जाते हैं। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वह पटना यूनिवर्सिटी में खोला गया है और इसका जो मुख्य कार्य है, लक्ष्य है, वह है डॉल्फिन के जेनेटिक्स का अध्ययन करना। जमुई जिले में ही महावीर बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया 2020-21 में। महावीर बायोडायवर्सिटी पार्क, इसे याद रखेंगे, महावीर बायोडायवर्सिटी पार्क। जल, भूजल की गुणवत्ता के बारे में अगर हम लोग देखें तो बिहार के 14 जिले जो हैं वो आर्सेनिक से प्रभावित हैं, फ्लोराइड से 11 जिले प्रभावित हैं और लौह प्रदूषण से 11 जिलों का भूजल प्रभावित है। रबर डैम, फल्गु रिवर पर रबर डैम गया में लगाया गया है। विष्णुपद टेम्पल जो गया में स्थित है, जहां पर माना जाता है कि भगवान विष्णु के पांव के निशान वहां मौजूद हैं। तो विष्णुपद मंदिर गया के निकट फल्गु रिवर पर रबर डैम को लगाया गया और इसका उद्देश्य यह है कि वहां के वाटर टेबल को रिचार्ज किया जाए और साथ ही साथ नदी में सालों भर जल मौजूद रहे, ताकि आने वाले तीर्थयात्रियों को जल की कमी का सामना नहीं करना पड़े। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया में ही, और गया में ही पिंडदान के मेले का भी आयोजन किया जाता है। अभिषेक पुष्करणी सरोवर, यह विश्व शांति स्तूप वैशाली के निकट है। यहाँ पर भी जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस ऐतिहासिक और धार्मिक जलाशय को पाइप के माध्यम से जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। अभिषेक पुष्करणी सरोवर यह कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप वैशाली के निकट है। यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो वैशाली में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में है। रबर डैम कहाँ लगाया गया है? तो फल्गु रिवर गया में लगाया गया है। बिहार सरकार ने जुलाई 1, 2020 के प्रभाव से एकल यूज वाले प्लास्टिक मटेरियल के निर्माण, आयात, स्टोर करने, यातायात, बिक्री करने सब पर प्रतिबंध लगा दिया। कब से लगा दिया? तो 1 जुलाई 2022 से। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले दिन मैं बजट से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।